नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, क्योंकि इस समय ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तीसरा फेज चल रहा है। फेज वन फेज टू कंप्लीट हो चुका है। जो भी टारगेट उसमें रखे गए थे उसको कंप्लीट कर लिया गया है, और अब जो टारगेट बनाया गया है वो आपका फेज थ्री के तहत बनाया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का जो अभिप्राय था या फिर मतलब उसका उद्देश्य था वो क्या था। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो ग्रामीण सड़क सड़क कनेक्टिविटी जो आपकी होती है वो केवल आर्थिक ढंग से नहीं बल्कि सामाजिक सेवाओं के लिए भी लोगों तक बड़े छोटे छोटे क्षेत्र तक ग्रामीण विकास करने के लिए एक प्रमुख घटक भी होता है। क्योंकि अगर सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो अगर वहाँ पे कोई उत्पाद होता है, कोई भी आपका कृषि से संबंधित उत्पाद होता है, तो वो सड़कों शहरों से कनेक्टिविटी ठीक ठाक हो जाती है। इससे क्या होता है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में, उनको रोजगार प्राप्त करने के अवसर में, ठीक है, उनको मार्केट उपलब्ध कराने में, मतलब कि जो भी अब फसल उत्पादन करते हैं उसके लिए उचित मार्केट उपलब्ध कराने में, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए स्थायी समाधान के तौर पे ये सभी घटक जो हैं जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये अंदाज़ा लगाना टफ काम नहीं है कि सन 2000 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा आपका शुरुआत की गई थी। और 25 दिसंबर अगर आपको ख्याल हो तो उनका जन्मदिन भी हुआ करता है। सो उसी दिन योजना की शुरुआत की गई थी, और इसको असंबद्ध बस्तियों के लिए सभी मौसम तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहला उद्देश्य रखा गया था। मतलब कि हमारे देश में गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्र तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उनमें जो भी असंबद्ध बस्तियाँ हैं, मतलब कि जो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो उनको हर मौसम में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरुआत की गई थी। मुख्य उद्देश्य था राज्य सरकारों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है। अब बात किया जाए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 3 चरणों में व्यवस्थित है, मतलब कि तीसरा चरण इस समय चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 चरण, आगे भी आवश्यकता होगी तो इसके और भी चरण चलेंगे। तो फिलहाल पहले चरण की बात किया जाए तो यह 25 दिसंबर को मैंने बताया सन 2000 में शुरुआत हो गई, और 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। कहने का मतलब कि जब शुरुआत में इसको शुरू किया गया तो यह निश्चित किया गया कि जो भी सड़क बनेगी वो संपूर्ण रूप से फंडेड किया जाएगा केंद्र के द्वारा। इसमें राज्य एक भी रुपया नहीं लगाएंगे। जिसके निर्दिष्ट आबादी के योग्य असंबद्ध जो बस्तियां हैं, मैदानी क्षेत्र में अगर 500 से अधिक की जनसंख्या रहती है तो, और उत्तर पूर्व में अगर 250 से अधिक की जनसंख्या रहती है तो उन क्षेत्रों को पहले चिन्हित किया गया। उसमें एकल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। कहने का मतलब है कि इन आबादियों को योग्य माना गया, जिसमें कि अगर कोई मैदानी क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए किसी गांव की आबादी 500 है और वहाँ पे कनेक्टिविटी ठीक ठाक नहीं है तो उसको योग्य माना गया। उसमें मतलब सिंगल लाइन बनाया जाएगा जो कि हर वेदर में, मतलब कि हर मौसम में उसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए किसी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में है, जैसे मैं असम की बात कर लूँ या नागालैंड मिजोरम वगैरह की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर अगर किसी बस्ती में 250 से अधिक की जनसंख्या है तो उसको योग्य माना गया इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण करने के लिए। अब इसका उद्देश्य तो आप समझ ही गए हैं। तो पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र हो गए, आदिवासी क्षेत्र हो गया, रेगिस्तान का क्षेत्र हो गया, तो उनके समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए LWE जिलों में अगर 0 से लेकर के 250 जनसंख्या है, कहने का मतलब देखो मैंने हमने इन्हें अलग अलग कैटेगरी बांटी है। अगर मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे मान लो गारो, जो पर्वतीय इलाका है, गारो खासी जयंती आप जानते हो पहाड़ी इलाके हैं, तो उन इलाकों में जो रहने वाले आदिवासी हैं, मान लीजिए उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा ना हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कनेक्टिविटी संपन्न नहीं कराई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब पर्वतीय क्षेत्र हो गए, आदिवासी क्षेत्र हो गए, रेगिस्तान के क्षेत्र हो गए, तो उन क्षेत्रों में उनके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए अगर 250 से कम की जनसंख्या है तो उनको भी इसमें शामिल किया गया। अब बात करते हैं कि इसको और कौन कौन से इसमें मतलब कॉन्सेप्ट लगाए गए। तो उन जिलों में मौजूदा सड़कों के उन्हें निर्धारित मानकों, जहां निर्दिष्ट आबादी आकार के सभी योग्य आवास प्रदान किए गए हैं, सभी मौसम सड़क संपर्क को ऊपर ले जाना था। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कि 250 से कम की जनसंख्या है तो वहाँ पे अगर पर्वतीय इलाके हैं, उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा अपग्रेड करने की योजना जो थी ये की थी। फिलहाल जो अपग्रेडेशन योजना थी वो संपूर्ण रूप से केंद्र की नहीं थी। अपग्रेडेशन योजना के लिए प्राथमिकता ग्रामीण कोर नेटवर्क के थ्रू रूट्स को दी जानी थी जो कि अधिक ट्रैफिक ले जाती है। कहने का मतलब है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तभी फंड करेगी जब उसको लगेगा कि इस सड़क की आवश्यकता है, इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए ऐसा क्षेत्र जहाँ पे उस सड़क से काम चल जा रहा है तो उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं महसूस की जाती थी। अब बात किया जाए इस योजना के तहत, मतलब जो फेज वन का योजना था उसमें 1,35,436 बस्तियों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया। अगर बात किया जाए लक्ष्य कितना रखा गया, कितने किलोमीटर बनाने की सड़क, तो 3,68,000 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया। मौजूदा ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त पोषित किए जाने के लिए ग्रामीण सड़कों में 40% जो नवीकरण सहित है उसको यहाँ पे मंजूरी दी जाती है। कहने का मतलब है
कि जो राज्य के द्वारा अपग्रेडेशन करने की प्रक्रिया थी उसमें क्या होता है कि 40% आपका जो है राज्य सरकार भी वहन करती है, उसके साथ साथ 60% जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कहने का मतलब कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो सड़कों को तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड नहीं करती थी। ये स्टेप 1 की बात है, वो आपका फेज़ 1 की बात है। फेज़ 2 की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फेज़ 2 जो है वो मई 2013 से उसकी मंजूरी मिली है, उसकी शुरुआत की गई है। अब जबकि फेज 1 लगभग अपने टारगेट को कंप्लीट कर चुका था, तो उसमें ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए गाँव की कनेक्टिविटी के लिए पहले से बनी सड़कों को अपग्रेड किया जा रहा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि जो आपका फेज 2 के अंतर्गत आई थी उसमें 50,000 किलोमीटर लंबाई की का सड़कों का लक्ष्य रखा गया जिसको अपग्रेड करना था। अब जो अपग्रेड करने की लागत आती थी उसमें 75% केंद्र देता था और 25% राज्यों के द्वारा देय होता था या फिर उनको देना पड़ता था। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी राज्य है या फिर कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है या फिर अनुसूची 5 के क्षेत्र अगर मान लीजिए शामिल है, नक्सल प्रभावित जिलों की बात किया जाए, तो उसमें से सड़क की जो भी लागत आएगी उसमें 90% कौन वहन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी। अब 2016 में सरकार ने क्या कुछ नया किया उसको समझते हैं। तो सरकार ने सन 2016 में वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना एक बार फिर से शुरू की। इसको भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ही रखा गया, ठीक है। और इसके तहत एक अलग ऊर्ध्वाधर रूप में 44 जिलों में आवश्यक जैसे पुलिया बनाना हो गया, क्रॉस ड्रेनेज संरचना बनानी हो गई जो कि सभी मौसम में सड़क संपर्क बनाए रखे सुनिश्चित करे। 35 सबसे खराब LWE प्रभावित जो जिले हैं उसमें से 9 जो आसपास के जिले थे उनको सुरक्षा और संचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनमें ये परियोजनाओं को लागू किया गया। इस परियोजना के तहत उन सभी जिलों में सड़क का निर्माण के साथ साथ पुल हो गया, क्रॉस ड्रेनेज हो गया, उनके निर्माण करने के लिए रखरखाव करने का लक्ष्य रखा गया। LWE सड़क परियोजना का फंड जो है वो शेयरिंग पैटर्न 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर सभी राज्यों में 60:40 के अनुपात में रखा गया। कहने का मतलब है अगर 8 पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें या फिर हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो उसमें 90:10 का अनुपात रखा गया। मतलब कि गवर्नमेंट फंड ज़्यादा रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड ज़्यादा रहेगा ऐसे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और अब नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में। अब बात करते हैं चरण 3 की, मतलब जो फेज 3 चल रहा है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, उसमें उसको जुलाई 2019 से के दौरान से कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें ग्रामीण कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों में जो बस्तियां हैं उनको जो राजमार्ग से या फिर उसको किसी प्रमुख मार्ग से ग्रामीण लिंक करने का जो उद्देश्य है इसमें शामिल किया गया। कहने का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए गांव में कनेक्टिविटी तो पहुंच गई, लेकिन उस गांव का कोई भी प्राथमिक स्कूल हो, उस गांव का जो मुख्य बाजार हो, कृषि बाजार हो, उस गांव का कोई अस्पताल हो, तो उसको निश्चित मार्ग से जोड़ने के लिए, उसको ठीक ठाक मार्ग से जोड़ने की जो व्यवस्था है उसको शामिल की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत। अब इस योजना के तहत राज्यों में 25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई को समेकित करने का प्रस्ताव किया गया है, मतलब एक करने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना को 2019-20 से लेकर के 2024-25 के अंतर्गत में पूरा किया जाना है। ये जो धनराशि है एक बार फिर से वही आपका जो चक्कर है जो पहले था कि 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों, अब तो 3 नहीं बोलोगे 4 बोलोगे क्योंकि हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर से आपका लद्दाख अलग हो चुका है। तो अब यहाँ पे 4 जो आपके हिमालयी राज्य हैं और 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन सभी को छोड़ करके बाकी राज्यों में केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 60:40 का अनुपात है। इसके अलावा 90:10 का अनुपात है जिनको हमने पहले बोला, ठीक है। इसमें केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, अच्छा आप ये भी सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी संस्था है जो कि इनको फंड करती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए फंड करती है। तो इसका नाम याद रखिएगा, CRF, सेंट्रल रोड फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सड़क निधि। इसी के अंतर्गत जो केंद्र सरकार का हिस्सा है वो आपका दिया जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। सेंट्रल रोड फंड एक्ट सन 2000 के तहत बनाया गया था। यह एक नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब ये कभी भी लैप्स नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता फंड। इसके पास पैसे ऑटोमेटिक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमेशा ट्रांसफर किए जाते हैं। इसे पेट्रोल और डीजल की खपत पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सेस टैक्स में से खरीदा जाता है। अब देखो यहाँ दिमाग लगाया जाता है क्योंकि आप जो टैक्स देते हो उसी के पैसे का, मतलब कि जो भी टैक्स आता है सरकार के पास उसी से पैसे से फंड जनरेट किया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि ऑयल और पेट्रोलियम हम लोग जो आयात करते हैं, तो वो जब आपका हम तक पहुंचता है, जैसे मान लीजिए कि इंडियन ऑयल हो गया, IOCL हो गया, और इसी तरह के हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, रिलायंस हो गई, मतलब कोई भी आपका जो तेल शोधक रिफाइनरी वाले आपके जो भी कंपनी हैं उनसे हम जब तेल लेते हैं तो उसमें हम एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं, उसको हम सेस या फिर अतिरिक्त टैक्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। वो टैक्स किसी न किसी निश्चित मकसद के लिए जाता है, सेस हमेशा किसी न किसी निश्चित मकसद के लिए लिया जाता है। तो उस समय जो आपका सेस लगाया जाता था, जो आज भी सेस लगाया जाता है, वो आपका CRF के अंतर्गत ही सेस लगाया जाता है, मतलब टैक्स पर टैक्स, इसको बोलते हैं सेस।
सीआरएफ का उपयोग जो है राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों में अंतर राज्य कनेक्टिव करने के लिए, ग्रामीण सड़कों और रेलवे अंडर ओवरब्रिज को बनाने के लिए, और राष्ट्रीय जलमार्ग जो केवल 2017 के बाद से जलमार्ग बनाए गए हैं के विकास और रख रखाव की बात करता है। तो ये आपका सीआरएफ का नेटवर्क हो गया। अब बात किया जाए, ये तो आप समझ गए होंगे कि सीआरएफ क्या है, या फिर हमने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की। इसमें कोई भी नया अपडेट होता है तो कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। अगर आपके पास भी कोई भी अतिरिक्त जानकारी है तो वो कमेंट करिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे और लोग भी बेनिफिशियल हो। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।